हेलो प्यारे बच्चों, हम आ गए हैं अपनी अगली क्लास में और हम पढ़ रहे हैं कितने प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, वो कैसे बनती हैं, उनकी आवृत्ति क्या होती है, उनका तरंग दैर्घ्य क्या होता है और उनके काम क्या हैं। ठीक, ये चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। यही चार चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तरंग कैसे उत्पन्न होती है, पहली बात। उसकी आवृत्ति और उसके तरंग दैर्घ्य के प्रास क्या है, दूसरी बात। तीसरी बात, उसका काम क्या है, उसका अनुप्रयोग क्या है, वो कहाँ पे उपयोग में लाई जाती, तीन बातें होती हैं। ठीक है, तो तीसरा नंबर पहुंच गया हमारा अवरक्त तरंगें, यानी अब हम आ गए हैं अवरक्त तरंगों की तरफ। ठीक, अवरक्त तरंगें। अवरक्त तरंगें इसे कहते हैं अंग्रेजी में इंफ्रारेड। अंग्रेजी में नाम लिख देते हैं इंफ्रारेड, ऐसे इंफ्रारेड वेव है ना, ऐसे बोल देते हैं। अवरक्त तरंगें गर्म पिंडों एवं अणुओं से उत्पन्न होती हैं। तो उत्पन्न होने की बात को सबसे पहले लिखेंगे, सबसे ज़रूरी बात होती है ये। क्या लिखेंगे? पहली बात, कहाँ से उत्पन्न होती है। देखो, पहला पॉइंट लेंगे, गर्म पिंडों एवं अणुओं से उत्पन्न होती है। पिंडों एवं अणुओं से उत्पन्न होती हैं। गर्म पिंड यानी बहुत गर्म हो जाए पिंड जो है कोई, उनसे उत्पन्न होती है। यह वर्ण दृश्य स्पेक्ट्रम के निम्न आवृत्ति या दीर्घ तरंग दैर्घ्य सिरे से संलग्नित है। अब देखो, अवरक्त तरंगे कहाँ पर हैं? ये रही अवरक्त तरंगे। ठीक, ये रहा। ठीक, अब ये बैंगनी, ये दृश्य प्रकाश से जुड़ी हुई चीज़ है। ये अवरक्त तरंगे जो हैं दृश्य प्रकाश से नीचे है। देखो, ये दृश्य प्रकाश का जौन है, यहाँ से यहाँ तक ये दृश्य प्रकाश का प्रास है, ये इसके बिल्कुल नीचे की चीज़ है। ठीक, यानी किसी चीज़ को गर्म करें और लाइट ना दे, दृश्य प्रकाश ना दे, तो गर्म हो रहा है, हीट हो रही है, अणु गर्म हो रहे हैं, तो कौन सी तरंग निकलती है? अवरक्त तरंगे निकलती हैं, इंफ्रारेड तरंगे निकलती हैं। अवरक्त तरंगों को कभी कभी ऊष्मा तरंगे भी कहा जाता है, यानी इनको कभी कभी क्या कहते हैं? हीट वेव भी कह देते हैं। हीट वेव है ना, हीट वेव से मतलब ऊष्मा तरंगे, ये भी नाम हो जाता है इसका। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकांश पदार्थों में विद्यमान जल के अणु अवरक्त तरंगों को तुरंत अवशोषित कर लेते हैं, क्योंकि जो जल है वो इन्हें अवशोषित कर लेता है, तुरंत अवशोषित कर लेता है। कई अन्य अणु जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया आदि भी अवरक्त तरंगों को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया इनको अवशोषित कर लेते हैं। तो इसका मतलब हो जाता है दूसरा पॉइंट कि ये तरंगे कौन अवशोषित करता है? तो जल, ब्रैकेट में लिख देंगे H2O, कोमा अमोनिया एवं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इन तरंगों को अवशोषित कर लेते हैं। इन तरंगों को अवशोषित कर लेते हैं। दूसरी बात ये आ गई। अब चलते हैं तीसरे बिंदु पर। तीसरा बिंदु क्या निकल के आता है, देखते हैं। ठीक, अब यहाँ पर बात आई कि तरंग दैर्घ्य कितना है, तरंग दैर्घ्य का प्रास कितना है। तो ये देखिए लिखा हुआ है 10⁵ से 10⁻³ तक तरंग दैर्घ्य ये है। तो तरंग दैर्घ्य को लिखेंगे तरंग दैर्घ्य प्रास, ये लिख देंगे 10⁻⁻5 मीटर से लेके 10⁻³ मीटर तक होता है। ठीक, ये हो गया तरंग दैर्घ्य प्रास।
ठीक, नंबर 4 पे आ जाएंगे। अवशोषण के पश्चात इनकी तापीय गति बढ़ जाती है, अर्थात वे गर्म हो जाते हैं और अपने परिवेश को गर्म करने लगते हैं, यानी गर्म करने के काम आ जाती हैं चीज़ें। यानी ये तरंगे जो हैं गर्म कर देंगी, कोई भी वस्तु, जल या कोई गैस जो इन्हें अवशोषित करेगा ये उसको गर्म कर देगी, इसलिए इनका नाम है हीट वेव, है ना। अवरक्त विकिरण की पृथ्वी की गर्मी अर्थात माध्य ताप बनाए रखने में भी रहित ग्रह प्रभाव के द्वारा एक अहम भूमिका है। पृथ्वी का जो तापमान है उसको बनाए रखने में, है ना, पृथ्वी की गर्मी माध्य ताप बनाए रखने में। पृथ्वी पर आने वाला दृश्य प्रकाश जो अपेक्षाकृत सरलतापूर्वक वायुमंडल से गुजर जाता है, पृथ्वी के पृष्ठ पर अवशोषित हो जाता है और दीर्घ तरंगदैर्ध्य की अवरक्त तरंगों के रूप में पुनर्विकृत हो जाता है। यानी दृश्य प्रकाश अवशोषित होने के बाद चीज़ों को गर्म करता है, हल्का फुल्का गर्म करेगा, तो जो वस्तुएं गर्म होंगी वो फिर कौन सी तरंगें निकालेंगी, अवरक्त तरंगें निकालेंगी, यानी पुनर्वितरित कर देगा। यानी जो सनलाइट आ रही है, धूप जो आ रही है, वो पहले क्या करेगी, थोड़ा गर्मी पैदा करेगी, फिर क्या होगा, वस्तुएं गर्म होंगी तो वो पुनः कौन सी तरंगें फेंकेंगी बाहर, अवरक्त तरंगें, कम तरंग दैर्ध्य की तरंगें, मतलब ज़्यादा तरंग दैर्ध्य की, कम नहीं, ज़्यादा तरंग दैर्ध्य की या कम आवृत्ति की तरंगें वो फैला देंगी। ठीक, यह विकिरण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प जैसे हरित गृह प्रभावकारी गैसों के द्वारा वायुमंडल में रोक लिया जाता है। उपग्रहों में लगे अवरक्त संसूचकों का उपयोग सैनिक उद्देश्यों एवं फसलों की वृद्धि के प्रशिक्षण में किया जाता है। अब यहाँ देखिए एक उपयोग की बात आ गई। उपग्रहों में लगे अवरक्त संसूचकों का उपयोग सैनिक उद्देश्यों एवं फसलों की वृद्धि के प्रेक्षण में किया जाता है। अब ये जो चीज़ है, ये उपग्रहों में लगे अवरक्त संसूचकों, यहाँ लिखना पड़ेगा हमें, उपग्रहों में लगे अवरक्त संसूचकों का उपयोग सैनिक कार्यवाही लिख सकते हैं। सैनिक जो है आपका, जो भी आर्मी की, सेना की जो क्रियाकलाप हैं उनमें सैनिक उद्देश्यों एवं फसलों की वृद्धि का प्रेक्षण, सैनिक उद्देश्यों है ना, एवं फसलों की वृद्धि में किया जाता है। ये हो गया उपयोग। चलिए नंबर 5 में देखते हैं क्या निकलता है। नंबर 5 में इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, उदाहरण के लिए प्रकाश उत्सर्जक डायोड भी अवरक्त तरंगें उत्सर्जित करती हैं, और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियाँ जैसे टीवी सेट, वीडियो रिकॉर्डर एवं हाई-फाई प्रणालियों में रिमोट नियंत्रकों में बहुलता से प्रयोग की जाती हैं। रिमोट में इस्तेमाल होती है, टेलीविज़न रिमोट में इस्तेमाल हो जाती है। ठीक, टीवी रिमोट जो होता है उसमें इस्तेमाल हो जाती है, टीवी रिमोट में प्रयोग की जाती है। ये आ गया। तो ये प्रयोग हो गए, प्रास हो गई, सारी बातें हो गई। ये महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो ये हैं, 4-5 बिंदु जो हैं हर तरंग के, ये हमें लिखने हैं, याद करने हैं, समझना है इनको। ठीक हो, याद कर लेना है इनको पेपर के लिए, क्योंकि इस चैप्टर में से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो तरंगे हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, तीसरे नंबर पे हम चल रहे हैं। 6-7 प्रकार की तरंगे होती हैं, मेनली हम उन पर बात करेंगे। और इनका काम क्या है, ये पैदा कैसे की जाती हैं, उत्पन्न कैसे होती हैं, ये चीज़ें आ रही हैं। ठीक, चलिए ये क्लियर हो गया, पक्का। अब चलते हैं अगले नंबर पे, अवरक्त तरंगों के बाद आते हैं।
अगला नंबर किसका है देखते हैं। दृश्य प्रकाश तरंगे, दृश्य प्रकाश तरंगे। विजिबल लाइट जिसे कहते हैं, विजिबल लाइट लिख देते हैं, विजिबल लाइट ऐसा बोल देते हैं। देखो दिखने वाली, यानी जिस प्रकाश के कारण वस्तुएं दिखती हैं। ठीक, कहाँ से कहाँ तक होता है। तरंग दैर्घ्य प्रास जो है, सबसे पहले लिख देते हैं तरंग, इंपॉर्टेंट बात यही है, दैर्घ्य प्रास, तरंग दैर्घ्य प्रास जो है वो कितना है, 450 या 400 नैनोमीटर से 700 के बीच का है। 400 नैनोमीटर से 700 के बीच का है। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, ये है तरंग दैर्घ्य प्रकाश प्रास। ठीक है, ये वाली चीज़ है। देखो 400 से 700, 400 पे कौन है, बैंगनी, और लाल कितने पे है, 700 पे है, नैनोमीटर में लिया गया है। ठीक, यह विद्युत चुंबकीय तरंगों की सर्वाधिक सुपरिचित रूप है, विद्युत चुंबकियों का सर्वाधिक सुपरिचित रूप है। यह उस स्पेक्ट्रम का भाग है जिसके लिए मानव नेत्र संवेदनशील है, मानव नेत्र जो है संवेदनशील है। इसका आवृत्ति प्रास 4×10⁻14 हर्ट्ज से 7×10⁻14 हर्ट्ज या तरंग दैर्घ्य प्रास इतना होता है। तो यहाँ आवृत्ति प्रास लिखें या तरंग दैर्घ्य प्रास लिखें, तो दूसरे में यहाँ लिख देते हैं या आवृत्ति प्रास, दोनों बातें पक्की कर लेते हैं। आवृत्ति प्रास पर भी सवाल बन जाता है कई बार। ठीक, यहाँ लिखते हैं, देखिए आवृत्ति प्रास है 4×14 4×10⁻14 हर्ट्ज से 7×10⁻14 हर्ट्ज तक, ये आवृत्ति प्रास है, हर्ट्ज। ये देखिए। दूसरे बिंदु पर आते हैं। ठीक, दूसरा बिंदु क्या है, मानव नेत्र संवेदनशील है, दृश्य प्रकाश पर मानव नेत्र संवेदनशील है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, लेकिन यहाँ ये लिखी जाती है, जानी मानी बात है। हमारे चारों ओर की वस्तुओं से उत्सर्जित या परावर्तित होने वाले दृश्य प्रकाश जगत में विषय में सभी सूचनाएं हमें उपलब्ध कराता है। हमारे नेत्र तरंग दैर्घ्यों के इस प्रयास के लिए संवेदनशील हैं। विभिन्न जंतु तरंग दैर्घ्यों के विभिन्न प्रयासों के लिए संवेदनशील हैं। उदाहरणतः सर्प अवरक्त तरंगों को संसूचित कर सकते हैं, जो सांप है वो अवरक्त तरंगों को भी बता सकते हैं, लेकिन मानव नेत्र अवरक्त तरंगों को नहीं बता सकते। कई कीटों का दृश्य प्रास पराबैंगनी तरंगों तक पहुंचता है। मतलब कुछ ऐसे प्राणी, कुछ ऐसे जीव भी हैं प्रकृति में जो और सारी तरंगों को संसूचित कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन मानव नेत्र के लिए दृश्य प्रकाश है। ठीक है, तो यानी कि देखने के काम आता है ये प्रकाश। ठीक, तो दूसरा क्या लिखें, दूसरा बिंदु क्या लिख दें इसमें कि सर्प अवरक्त तरंगों को संसूचित कर सकते हैं। ये इस पॉइंट का बिंदु नहीं है, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं, छोड़ देते हैं बस। दृश्य प्रकाश में तरंग दैर्घ्य प्रास और आवर्ती प्रास को रख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका दृश्य प्रकाश तरंगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, आगे कौन से वाली तरंगे जरा देखते हैं एक बार। अगला नाम पराबैंगनी तरंगे। पराबैंगनी तरंगे, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट वेव, अल्ट्रा वायलेट तरंगे जो है, यूवी तरंगे छोटे में लिख देते हैं। इसको देखो कहीं कहीं लिखा होगा यूवी, ऐसे लिखा होगा अल्ट्रा वायलेट। ठीक, ओजोन परत द्वारा जो अवशोषित कर ली जाती है वो होती है अल्ट्रा वायलेट। पराबैंगनी तरंगे, देखो ये रही पराबैंगनी तरंगे। तरंग दैर्घ्य का प्रास ये रहा। ठीक,
इसमें क्या करें, लगभग 4 × 10⁻⁻⁴ नैनोमीटर से ये आती है 0.6 नैनोमीटर तक। तो तरंग दैर्घ्य का प्रास, सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है, ये लिखते हैं पहले, तरंग दैर्घ्य प्रास कितना होता है ये लिखते हैं पहले। 400 नैनोमीटर से ये आता है 0.6 नैनोमीटर तक, 0.6 नैनोमीटर तक ये प्रास है। ठीक, यहाँ पर देखेंगे 400, ये तो लगभग आंकड़ा है, ये सही मान भी दे रखा है। यानी जो अल्ट्रावायलेट है वो शुरू हो जाती है बैंगनी से ऊपर, ये जो बैंगनी रंग का है इससे ऊपर अल्ट्रावायलेट शुरू हो जाती है बिल्कुल। ठीक, पक्का इसको ठीक करेंगे, याद करेंगे। उसके बाद पराबैंगनी विकिरण विशिष्ट लैंपों एवं बहुत गर्म पिंडों से उत्पन्न होते हैं। कहाँ से होते हैं उत्पन्न? पराबैंगनी विशिष्ट लैंपों एवं बहुत गर्म पिंडों से, विशिष्ट लैंपों से, है ना, विशिष्ट लैंपों से और बहुत गर्म पिंडों से, बहुत गर्म पिंडों से उत्पन्न होते हैं। ठीक, बहुत गर्म पिंडों से मान लेते हैं विज्ञान की भाषा में सूर्य है, सूर्य को मानते हैं बहुत गर्म पिंड है। ठीक, विज्ञान में हम कह रहे हैं, बाकी सूर्य तो सूर्य ही है, सब जानते हैं। ठीक है, अब ये बात आ गई, सूर्य पराबैंगनी प्रकाश का महत्वपूर्ण स्रोत है। देखिए बात आ गई, परंतु सौभाग्य से इसका अधिकांश भाग वायुमंडल की लगभग 40 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित हो जाता है। यानी ये सूर्य से आता है, लेकिन 40 से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर स्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित हो जाता है। तो लिख देंगे सूर्य से प्राप्त पराबैंगनी, ये नंबर 2 हो गया। ये नंबर 3 लिख देंगे, सूर्य से प्राप्त पराबैंगनी विकिरण ओजोन परत द्वारा चालीस से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवशोषित हो जाता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर जाके ओजोन लेयर है, ओजोन की परत है, और वो उसे अवशोषित कर लेती है। ठीक, अधिक परिमाण में अल्ट्रावायलेट प्रकाश के संपर्क में आने पर मानवों पर हानिकारक प्रभाव होता है। तो मानव जीवन के लिए हानिकारक, क्या लिख देंगे, मानव जीवन के लिए हानिकारक, मानव जीवन के लिए हानिकारक है। ठीक, ये बात आ गई। अधिक मात्रा में लिखा जाता है, अधिक मात्रा में आएगा तो हानिकारक हो जाएगा। सामान्य कांच द्वारा अवशोषित हो जाता है, सामान्य कांच द्वारा अवशोषित हो जाता है। तो क्या लिख देंगे, सामान्य कांच द्वारा अवशोषित हो जाता है। ये भी बात पक्की आ गई। जो वेल्डिंग करने वाले होते हैं वो एक खास किस्म का चश्मा पहनते हैं, क्योंकि वहाँ से पराबैंगनी पैदा होता है। जब वेल्डिंग की चिंगारी उत्पन्न होती है तो अवशोषित, कांच का एक खास किस्म का चश्मा पहनते हैं तो अवशोषित हो जाता है।
लेसिक लेजर नेत्र शल्यता में उपयोग हेतु अत्यंत संकीर्ण किरणों पुंजों में फोकस किया जाता है। जल शोधक में कहाँ कहाँ यूज होती हैं लिख देते हैं। नेत्र शल्यता कहाँ कहाँ पे काम आती हैं। नेत्र शल्यता, और इसे कहते हैं लेसिक लेजर, नेत्र शल्यता, और यह है लेसिक लेजर नाम की टेक्निक है, इसमें इस्तेमाल होती है। ये हो गई ठीक। जल के शोधन में दूसरा काम क्या करती है, पहला काम ये हो गया वह जल शोधन, जल शोधन में इस्तेमाल होती है, यानी पानी को शुद्ध करना है जल शोधन में उपयोग किया जाता है। ये हो गया, देखिए चूंकि ओजोन परत एक संरक्षक की भूमिका अदा करती है, इसलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे जैसे फ्रेओन द्वारा इसका ह्रास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है वो फ्रिज में इस्तेमाल होती है, फ्रेओन एसी वगैरह में इस्तेमाल होती है। कहते हैं ये गैसें जब उड़ के जाती हैं ऊपर को तो ओजोन लेयर को ख़राब करती हैं, ख़त्म करती हैं। तो अगर ओजोन लेयर में छेद हो गए तो सीधा अल्ट्रावायलेट नीचे आ जाएगा और उससे मनुष्य जीवन को हानि पहुंचेगी। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये चिंता का विषय है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फ्रियोन ये दोनों गैसें ठंडा करने के काम आती हैं, फ्रिज में और एसी में, एयर कंडीशनर जो वातानुकूलित होता है उसमें। ठीक है, चलिए ये हुई बात पराबैंगनी तरंगों के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सी तरंग है ज़रा देख लें। और ये फ़ोन भी आया, तो फ़ोन तो क्लास के बाद ही करेंगे आराम से, तो पढ़ रहे हैं आराम से, देखेंगे किसका आया कौन आया। फ़ोन आते रहते हैं, कोर्स को लेकर बहुत फ़ोन आते हैं पूरा दिन कोर्स में क्या है सर, फुल कोर्स में क्या है, सब चलता रहता है। चलिए अब आ गया एक्स किरणें, एक्सरे है ना, अब आ गया एक्सरे। एक्स किरणें, एक्सरे ऐसे बोल देते हैं। ठीक, एक्सरे बोल देते हैं, किरण बोल देते हैं हालांकि वेव है, किरण नहीं है। किरण तो बाद की बात है, किरण प्रकाशिकी के बारे में बात करेंगे। नाम से प्रसिद्ध हुआ एक्स किरणें, हालांकि ये भी क्या है, ये भी वेव है, यानी तरंग है, ये भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन इसका नाम पड़ गया एक्स किरणें। ठीक, क्या कह रहा है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में अल्ट्रावायलेट भाग के पश्चात एक्स किरणों का क्षेत्र है। एक्स किरणों का क्षेत्र है, देखिए ये रही एक्स किरणें यहाँ पे, और ये इनका तरंग दैर्ध्य का लगभग प्रास है, ये लिखा हुआ है। अब सही प्रास वहाँ लिखेंगे, जो दिया हुआ है बिल्कुल सही बता देंगे अब। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य का प्रास, तरंग दैर्ध्य प्रास लिखेंगे सबसे पहले, कितना है इनका प्रास 10 की घात 8 से
10 की घात माइनस 13 मीटर तक है। 10 की घात माइनस 13 से बढ़ते हुए लिखते हैं 10 की घात माइनस 8 मीटर तक है। ठीक, ये मीटर में है और ये भी मीटर में है। ठीक, ये प्रास हो गया। ठीक, तक फैला है। एक्स किरणों के उत्पादन की एक सामान्य विधि धात्विक लक्ष्य पर उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों की बौछार करना है। तो कैसे उत्पन्न होती है? धातुओं पर उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनों को टकराने से ये उत्पन्न हो जाएंगी, उत्पन्न की जाती हैं। ये हो गया उत्पन्न करने का तरीका। ठीक, चिकित्सा में एक्स किरणों को नैदानिक साधन के रूप में तथा कुछ प्रकार से कैंसर के उपचार में प्रयोग लाते हैं। तो कहाँ पे? चिकित्सा में चिकित्सा में कहें या कैंसर में कहें, चिकित्सा में कैंसर के उपचार में, ऐसे लिख देते हैं। देखो, चिकित्सा में कैंसर के उपचार में प्रयोग की जाती हैं। ठीक, और एक्सरे शरीर के अंदर की चीज़ों को देखना, उसमें भी ये काम आती है। ठीक, चूँकि एक्सरे सजीव ऊतकों तथा जीवों को हानि पहुंचाती है या नष्ट कर देती है, इसलिए इनसे अनावश्यक व अधिक उद्भाषण से बचने की सावधानी बरतनी चाहिए। मानव के लिए नुकसानदायक है। ठीक, क्या लिख दें? मानव जीवन के लिए हानिकारक है। सामान्यतः क्या मानते हैं कि मानव जीवन के लिए हानिकारक है। चिकित्सा में काम आती है, ये बात सही है, चिकित्सा में काम आती है, ये बात सही है, लेकिन अगर कहीं एक्सरे आ रहा हो तो उससे दूर रहना चाहिए। एक्सरे क्योंकि बहुत कम वेवलेंथ और बहुत अधिक आवृत्ति का होता है, क्योंकि चिकित्सा में जो काम करते हैं वो तो नपा तोला होता है, नाप तोल के देते हैं कितना देना है, लेकिन सामान्य अगर कहीं आ रहा हो तो हानिकारक है। अब आ गई बात, एक्सरे हो गया, इतनी ये बातें याद रखनी है एक्सरे के बारे में। ठीक, अब आई गामा किरणें। देखते हैं गामा किरणें क्या करती हैं। ठीक है, गामा किरणें ठीक, इसको भी देखो किरण कहा गया है, ये भी किरण है, कोई किरण नहीं है, नाम है गामा रेज, ऐसे लिख देते हैं इसको भी। ठीक, सबसे पहली बात वही है कि तरंग दैर्घ्य का प्रास क्या है। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है तरंग दैर्घ्य प्रास। सबसे पहले यही बात लिखते हैं हम लोग। कितना है? 10 की घात माइनस 10 से लेके 10 की घात माइनस 14। तो 10 की घात माइनस 14 मीटर से लेकर के 10 की घात माइनस 10 मीटर तक ये होता है। ठीक, आवृत्ति का प्रास प्रकाश की चाल से भाग करके पता कर लिया जाता है। ठीक है, आवृत्ति का प्रास ये लिखा हुआ है, देखो ये आवृत्ति का प्रास है, प्रकाश की चाल से भाग कर दे तो आवृत्ति का प्रास मिल जाता है। ठीक है, उच्च आवृत्ति का यह विकिरण नाभिकीय अभिक्रियाओं में उत्पन्न होता है। कहाँ उत्पन्न होता है ये? नाभिकीय अभिक्रियाओं में उत्पन्न होता है।
क्रियाओं में उत्पन्न होता है। नाभिकीय अभिक्रिया यानी कि जैसे नाभिकीय भट्टी होती है या न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, नाभिकीय बॉम्ब जैसे कहते हैं यूरेनियम से बना हुआ बॉम्ब है ना, तो उसमें ये उत्पन्न होता है। ठीक, यह रेडियोधर्मी नाभिकों द्वारा भी उत्सर्जित होता है। रेडियोधर्मी नाभिकों यानी रेडियो एक्टिविटी जिसे कहते हैं, पढ़ेंगे, नाभिकों से भी ये उत्सर्जित होता है। यानी अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उससे भी उत्सर्जित होता है। वहाँ पर निकलती हैं अल्फा बीटा गामा रेज, तो वहाँ जो गामा रेज निकलती है उसकी बात हो रही है, पढ़ेंगे आगे, चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी का। ठीक, रेडियो एक्टिविता का हमारे पास रेडियोधर्मिता एक चैप्टर है, उसे पढ़ेंगे हम। ये चिकित्सा में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में भी उपयोगी है। तो चिकित्सा में काम लाई जा सकती है कैंसर कोशिकाओं, है ना, कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में उपयोगी है। और चूंकि बहुत ही ज़्यादा आवृत्ति की ये तरंग है तो मानव जीवन के लिए हानिकारक है। क्या लिखते हैं यहाँ पे? मानव जीवन के लिए हानिकारक है। ये बात पक्की है। दृश्य प्रकाश से ऊपर की जितनी भी तरंगे हैं, दृश्य प्रकाश से ऊपर की जितनी भी तरंगे हैं, सब मानव जीवन के लिए हानिकारक हैं। ये बात ध्यान रहेगी, ठीक है। विभिन्न प्रकार की विद्युत चुंबक के तरंगे उनके उत्पादन एवं संसूचन को सार रूप से प्रस्तुत किया गया है। जैसा कि पहले बताया गया था, विभिन्न किरणों के क्षेत्रों में मध्य को ये वहाँ यहाँ पर इसके नीचे एक एनसीईआरटी में एक ब्लू प्रिंट है, एक नीले रंग का प्रिंट है। कहता है एक हमने सारणी बनाकर बता दिया। ठीक, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जो बातें हमने करी हैं वो सारी यहाँ पे भी लिखी हुई हैं, संक्षेप में देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं शुरू अभ्यास। ठीक, अगली क्लास में मिलते हैं, अभ्यास शुरू करते हैं, एनसीईआरटी के हल शुरू करते हैं। ठीक है।